हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से ये न्यूज़ निकलकर सामने आई है कि इंडियन एयरफोर्स 114 रफाल को परचेज करना चाहती है, जिसका क्लियरेंस अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से देखा जा रहा है, तब से कई लोग यहाँ पर कंसर्न रेज कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। इवन इसको मिस्टेक भी बताया जा रहा है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इन कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर रहें। तो पहला जो कंसर्न है वो ये है कि रफाल को लेने की कोई रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हमें 13 मार्क 2 के ही बड़े नंबर्स लेने चाहिए थे, और क्योंकि अराउंड $22 बिलियन की यहाँ पर हम अमाउंट फंसा रहे हैं, तो ये 13 मार्क 2 के प्रोग्राम को अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर इतना पैसा एक ही प्रोग्राम में लगा दिया जाएगा तो ज्यादा फंड बचेंगे नहीं 13 मार्क 2 पे स्पेंड करने के लिए। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 13 मार्क 2 के अभी आने में समय है। अभी इसका प्रोटोटाइप तक रोल आउट नहीं हुआ है, जो कि नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और फर्स्ट फ्लाइट 2027 में एक्सपेक्ट करी जा रही है, अगर कोई डिले ना हो तो। उसके बाद टेस्टिंग और ट्रायल्स में एटलीस्ट 3 से 5 साल का समय लगेगा। तो 2032-33 से पहले आपको 13 मार्क 2 वैसे भी नहीं मिलने वाला है। तो हमें सवाल ये पूछना चाहिए कि क्या इंडियन एयरफोर्स की ये हालत है कि हम 2032 तक वेट करें इन प्लेटफॉर्म्स को प्रिक्योर करने के लिए, और उसके बाद जब प्रिक्योर करें तो इनकी अच्छे खासे नंबर्स लाने में एटलीस्ट 2035-37 तक टाइम जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही ऑर्डर किया तो प्रोडक्शन रेट आपको 30 या 40 एयरक्राफ्ट पर ईयर का मिल जाएगा। ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। हमने 13 मार्क 1 का एग्जाम्पल लेकर चलना चाहिए, जहां पर प्रोडक्शन रेट बढ़ने में इतने सालों का समय लगा है। और एयरफोर्स की जो अभी रिक्वायरमेंट है ये एटलीस्ट 40 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से सर्विस में इंडक्ट करने की है, और हम आज एक भी एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट नहीं कर रहे हैं मंथली बेसिस पर। तो एयरफोर्स के हाथ में जो है, एयरफोर्स उसको लेकर आगे बढ़ रही है। अभी 13 मार्क 1 हाथ में है तो 97 एडिशनल 13 के ऑर्डर दे दिए, पर अभी 13 मार्क 2 रोल आउट तक नहीं हुआ, इसकी फर्स्ट फ्लाइट नहीं हुई। तो इस पर एयरफोर्स अभी से कैसे कमिट कर दे कि हम इन्हीं के बड़े नंबर लेंगे, भले ये 2033 तक आए। तब भी एयरफोर्स ने 7 स्क्वाड्रन का कमिटमेंट किया है, जो नंबर समय के हिसाब से और स्थिति के हिसाब से बढ़ेंगे ही। तो लोग ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं कि जो $22 बिलियन का कमिटमेंट किया जा रहा है ये आज के लिए है। 13 मार्क 2 आपका अभी आने में एटलीस्ट 7 से 8 साल दूर है। तब आपकी इकोनॉमी भी कहीं और होगी और आपके पास प्रॉपर फंड होंगे इन प्लेटफॉर्म को कमिट करने के लिए। तो ये डर फैलाना कि पैसा खत्म हो जाएगा, ये सही नहीं है। एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, ये बाद में भी रहेगी। 42 स्क्वाड्रन तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा ही नंबर्स में हमें एयरक्राफ्ट चाहिए। तो 13 मार्क 2 का प्रोग्राम कहीं से भी खतरे में नहीं है। बाकी एयरफोर्स शुरुआत से ये चीज़ कह रही है कि हमें 114 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करने ही करने हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है नंबर्स को बढ़ाने का। आप 13 के मैक्सिमम नंबर जो ले सकते हैं ले रहे हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट मीडियम कैटेगरी के फाइटर प्लेटफॉर्म्स की है, जो कि फ़िलहाल हमारे पास रेडी कंडीशन में नहीं है। तो हमें इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे, और वैसे भी इसमें हम काफ़ी समय वेस्ट कर चुके हैं। ये काम आज से 5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये प्लेटफॉर्म भी कम्प्लीटली इंपोर्टेड नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इन प्लेटफॉर्म को खाली इंडिया में असेंबल किया जाएगा नॉकडाउन किट के साथ। यहाँ पर इनको इंडिजनाइज किया जाएगा, और 60% इंडिजिनस कंटेंट को इंक्लूड करने की बात यहाँ पर चल रही है। यानी कि जो लोकल आपने चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया है 13 मार्क 2 EMCA और 13 मार्क 1 प्रोग्राम से, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये रफाल कम्प्लीटली इंपोर्टेड नहीं होंगे। बाकी जो इंजन की डील है वो भी इसके साथ में एसोसिएटेड नज़र आ रही है। तो इंजन डील जैसा कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा क्रूशल हमारे लिए है। AMC के लिए हम इंडिजिनस इंजन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ पर हमें पार्टनर चाहिए। तो क्रूशल टेक्नोलॉजीज़ कोई ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो यहाँ पर आपकी 2 रिक्वायरमेंट एक साथ पूरी हो रही हैं, इसलिए ये डील अच्छी है। अब बात करते हैं पैसे की। तो यहाँ पर $22 बिलियन अमाउंट बताई जा रही है 114 एयरक्राफ्ट के लिए। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और इवन ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें ये एयरक्राफ्ट पड़ने वाले हैं। तो एक चीज़ पहले हमें ये समझनी है कि आप कोई भी एयरक्राफ्ट डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं तो वो आपको लोकल एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने से सस्ता पड़ता है, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको पूरा इकोसिस्टम सेटअप करना पड़ता है, जिसका प्राइस भी अल्टीमेटली ऐड हो जाता है। वहीं पर ऑफ द शेल्फ प्रोक्योरमेंट हमेशा सस्ता पड़ता है। इवन जो Su-30 MKI HAL द्वारा बनाकर एयरफोर्स को सप्लाई किए गए हैं, ये सस्ते पड़ते अगर हम डायरेक्टली रशिया से इनको परचेज करते, हमको ये महंगे पड़े। तो पहला ये आपका कॉस्ट इंक्रीज हो गया। दूसरा, अगर आप डिमांड कर रहे हैं कि आपके एवियोनिक्स को इंटीग्रेट किया जाए, वेपन्स को इंटीग्रेट किया जाए, तो वहाँ पर भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। और ये खाली रफाल के साथ स्पेसिफिक नहीं है, आप अगर कोई भी प्लेटफॉर्म दूसरा लेंगे उसमें भी ये प्राइस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको OEM के साथ मिलकर करना पड़ेगा, जहाँ पर टाइम और एफर्ट दोनों जाता है, जिसका कॉस्ट ऐड हो जाता है। तो इस तरीके की डील्स एक्सपेंसिव होती हैं। बाकी हमें ये भी नहीं पता कि किस तरीके का वेपन पैकेज इनके साथ आना है।
साथ में किस तरीके की जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं उसका प्राइस हम पे करेंगे, जैसे कि सिमुलेटर्स हो गए, स्पेयर्स वगैरह हो गए। तो अभी से इस चीज़ को जज करना समझदारी नहीं होगी। तो अभी जिस तरीके की इंडियन एयरफोर्स की सिचुएशन है उस हिसाब से यही बेस्ट ऑप्शन है और इसका क्रिटिसिज्म होना यहाँ पर बनता नहीं है। सवाल बस यहाँ पर यह होना चाहिए कि इसके लिए इतना समय क्यों लगा, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। ये प्लेटफॉर्म भी 2030 से पहले इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन नहीं करेंगे और इंडिया प्रोडक्शन इनका 2031-32 से पहले स्टार्ट नहीं होगा। तो बेसिकली ये आपके तेरस मार्क 1A के और फिर तेरस मार्क 2 के पैरेलल में एयरफोर्स द्वारा इंडक्ट किए जा रहे होंगे। बाकी देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि कितना कंट्रोल इंडिया को इस प्लेटफॉर्म का मिलता है, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी अपग्रेड्स होंगे वो हम खुद करने में सक्षम होने चाहिए। क्योंकि पास्ट में ये हमने देखा है कि अगर हम OEM पर डिपेंडेंट रहते हैं तो वहाँ से जो अपडेट आते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट को सर्व नहीं कर पाते। ये मिराज 2000 के केस में हमने देखा, जहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा पे करने के बावजूद इस एयरक्राफ्ट का जो अपग्रेड है वो आज रिलेवेंट नहीं नज़र आ रहा है। वहीं पर इसके कॉन्ट्रास्ट में जो Su-30 MKI है उसमें सब कुछ हम ही कर रहे हैं और वो प्लेटफॉर्म इतना अच्छे से अडेप्ट हुआ है कि अगर हम कोई नया वेपन डेवलप करते हैं वो तेरस में बाद में लगता है, Su-30 MKI में पहले लग जाता है। और अगर यही चीज़ रफाल की परचेज में भी रिफ्लेक्ट हो रही है तो कोई बुराई इसमें नहीं है और ऐसा लगता है कि ये होगा, क्योंकि इंडियन वेपन के इंटीग्रेशन को लेकर नेवी की डील के साथ ही एग्रीमेंट हो चुका है। वहीं पर अब 60% इंडियन कंटेंट की बात चल रही है तो एवियोनिक्स यहाँ पर इंडियंस लगेंगे। Su-30 MKI के केस में अपग्रेड के बाद ये आंकड़ा हम क्रॉस कर रहे हैं, जबकि रफाल में ये शुरुआत से होगा और इसलिए आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो किसी दूसरी डील से इन्हें कंपेयर करना ठीक नहीं है। बाकी मॉडर्न एयरक्राफ्ट काफ़ी एक्सपेंसिव हो भी गए हैं। अगर आप इसराइल के F-15 की डील को यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो खाली 25 एयरक्राफ्ट परचेज किए जा रहे हैं, जिसके लिए इसराइल द्वारा $5.2 बिलियन पे किए जा रहे हैं। जबकि इस प्लेटफॉर्म के सारे वेपन्स भी इसराइल द्वारा बनाए जाते हैं और इस प्लेटफॉर्म के जो अर्लियर वर्जन्स हैं इसको इसराइल द्वारा पहले से ऑपरेट किया जा रहा है। तो अगर आप उस डील को रफाल डील से कंपेयर करेंगे तो प्राइस आपको काफ़ी कॉम्पिटेटिव मिलेगा। इवन तेरस मार्क 2 के आने के बाद आप वहाँ पर प्राइस देखिएगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मॉडर्न प्लेटफॉर्म मॉडर्न एवियोनिक्स पर रिलाय करते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि हो सकता है कल को नेवी के रफाल के नंबर्स भी बढ़ें, क्योंकि TED-BF का फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा है और ये कंसर्निंग। इसके आसार कम नजर आ रहे हैं कि नेवी के पास खुद का इंडिजिनस फाइटर प्लेटफॉर्म हो। ऑल्दो एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट को सामने रखा गया है, पर अभी तक उसके डेवलपमेंट को लेकर किसी भी तरीके के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। और क्योंकि नेवी द्वारा पहले 26 रफाल लिए जा चुके हैं तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि यहाँ पर इनके नंबर्स बढ़ाए जाए, क्योंकि MiG-29K को आपको रिटायर करना होगा। और जैसा कि एयरक्राफ्ट कैरियर एडिशनल परचेज करने का प्लान है तो आपको अपनी फाइटर फ्लीट बढ़ानी पड़ेगी और TED-BF के अनसर्टेन फ्यूचर को देखते हुए रफाल M के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ एक्चुअल में कंसर्निंग है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।